एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया है। रिफ्लेक्शन हमने पढ़ लिया है, लाइट का फिनोमिनन होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। नॉन ट्रांसपेरेंट सरफेसेस से होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन होता है ट्रांसपेरेंट सरफेसेस से, जैसे ग्लास स्लैब हो गया, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद हमने लॉज पढ़े थे, रिफ्लेक्शन के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ हमने पढ़े थे, ठीक है। टाइप्स भी मैंने आपको बताया था, दो टाइप का रिफ्लेक्शन हो सकता है, एक रेगुलर और इरेगुलर। फिलहाल वो आपके टॉपिक में नहीं है, बट आपको बेसिकली ऐसे याद रखना है कि रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स हो सकते हैं, एक होता है रेगुलर और इरेगुलर, ठीक है। देन हमने क्या पढ़ा था, मिरर्स के बारे में, ठीक है। प्लेन मिरर पढ़ा हमने। प्लेन मिरर जो बिल्कुल एकदम जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एकदम प्लेन होता है, जिसका बेसिकली आप चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं, और जो बराबर इमेज बनाता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा इमेज बनाता है, सेम डिस्टेंस पे बनाता है। यदि मैं मिरर के सामने 2 मीटर दूरी पे खड़ी हूँ तो मिरर के अंदर भी 2 मीटर दूरी पर बनेगा, इट मीन्स पूरा टोटल डिस्टेंस 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी जो फोकल लेंथ होती, जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी अनंत होती है, क्या होती है, अनंत, इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। प्लेन मिरर तो हो गया हमारा, जो कॉमन हम हमारा घर पे जो यूज करते हैं हम अपना फेस देखने के लिए, वो प्लेन मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर्स वो होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल कर्व्ड इनवर्ट्स भी हो सकता है और कर्व्ड आउटवर्ड्स भी हो सकता है, ठीक है। जिसका कर्व्ड इनवर्ट्स होता है वो होता है आपका कॉनकेव, और कर्व्ड आउटवर्ड्स होता है वो होता है आपका कॉन्वेक्स। कॉनकेव को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग क्योंकि वो लाइट रेस को फोकस पॉइंट पे मिला देता है, ठीक है। और कॉन्वेक्स को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग, बिकॉज ये लाइट रेस को डाइवर्ज करता है, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ना, उभरा हुआ सा होता है। उभरा समझते हो ना, देखो ऐसे। अब ये अंदर की साइड है तो इतना ही एरिया ना इसके पास है, बट ये उभरा हुआ सा है ना, तो ये बहुत सारा एरिया देखो ऐसे कवर कर रहा है, ठीक है। तो इनके यूजेस भी हमने देख लिए हैं प्लेन मिरर के। उसके बाद आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स का। देन हमने क्या सीखा था, कॉनकेव से इमेजेस बनाने के और कॉन्वेक्स से इमेजेस बनाने के रूल्स हमने सीखे थे। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो फोकस से जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी, और पोल पे आती है तो वो रिफ्लेक्शन फॉलो करती है, और प्रिंसिपल एक्सिस वर्क करता है एज नॉर्मल, और एंगल आई और आर बनाती है, इक्वल एंगल्स बनाती है, ठीक है। यही रूल आपके कॉन्वेक्स में भी होते हैं, बस थोड़े से चेंज हो जाते हैं। कॉन्वेक्स में फर्स्ट वाला तो सेम ही होता है, पहली वाली आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो डाइवर्ज करेगा और हमें लगेगा कि वो कहाँ से आ रही है, अपियर टू मीट होगी, वहां पे एक्चुअली में नहीं मीट हो रही है, अपियर टू मीट हो रही है फोकस पे, ठीक है। सेकंड रूल था, आप फोकस से नहीं ला सकते, बट फोकस टुवर्ड्स दी फोकस आप ला सकते हैं, तो वो हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। थर्ड नंबर पे फिर वही, सेंटर से आप ला ही नहीं सकते, तो आप टुवर्ड्स दी सेंटर ला सकते हो, तो वो अगेन टकरा के वही जाएगी, सेम पथ पे जाएगी। और फोर्थ वाला तो सेम ही होता है, जब आप पोल पे लेकर आओगे तो वो रिफ्लेक्शन को जैसे अपन ने प्लेन मिरर के साथ किया था वैसे फॉलो करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस एज नॉर्मल वर्क करेगी, और एंगल आई और एंगल आर इक्वल बनेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद हमने 6 केसेस पढ़े थे, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे ऑब्जेक्ट को रखा और फिर इमेज बनाया। इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे बना, पॉइंट साइज का बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना। ये कॉनकेव की मैं बात कर रही हूँ। इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा, इट मीन्स सी से परे बोलते हैं ना, सी से परे रखा तो कहाँ बनता है, एफ और सी के बीच में बनता है, और थोड़ा सा वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा, पहले पॉइंट और फिर वस्तु से छोटा, और वही रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड केस में सी पर ही रखेंगे, सी पर ही बन जाएगा, और बराबर बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। फोर्थ में क्या होगा, इन्फिनिटी और सॉरी सी और एफ के बीच में रखोगे तो वो चला जाएगा इन्फिनिटी और सी के बीच में, बियॉन्ड सी चला जाएगा, सी से परे। इस बार क्या होगा, बड़ा हो जाएगा क्योंकि सेम था, अगली बार में बड़ा हो जाएगा, वही रियल एंड इन्वर्टेड ही रहने वाला है फिफ्थ तक, है ना। उसके बाद हम आ जाएंगे और टर्न कर लेंगे तो आ जाएंगे फोकस पर, तो चला जाएगा इन्फिनिटी पर। एक्चुअली में बनता हुआ दिखता ही नहीं है हमको, हम क्या कंसिडर करते हैं कि बड़ा ही बनेगा और इन्वर्टेड ही बनेगा, रियल बनेगा, ठीक है। लास्ट केस में हम रखते हैं पोल और एफ के बीच में,
एकदम ही क्लोज आ जाते हैं जब, तो वो चला जाता है बिहाइंड द मिरर। इस बार सब चेंज हो जाता है, बिहाइंड द मिरर होगा, जो रियल इन्वर्टेड बन रहा था वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा और बड़ा ही बनेगा। ठीक है, सिमिलरली 2 केसेस हमने पढ़े थे कॉन्वेक्स के लिए, सेम है। फर्स्ट वाला तो जब आप इन्फिनिटी पर रखेंगे तो वो फोकस पर बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा। और यदि आप अब पूरी जगह है आपके पास, इन्फिनिटी और पी के बीच का पूरा प्लेस कहीं पर भी रख दो, तो कहाँ बना था, बिहाइंड द मिरर बना था और इन्फिनिटी और फोकस के बीच में बना था और छोटा बना था। ठीक है, हमने सीखा है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो बड़े से बड़े को छोटा दिखाता है और कॉनकेव छोटे से छोटे को बड़ा दिखाता है। तो कॉन्वेक्स जो है ना वो ज्यादा एरिया कवर करता है। जैसे हमने बोला कि कॉन्वेक्स का यूज हम करते हैं एज रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर मतलब कि साइड मिरर की तरह। तो बड़ा पीछे चाहे ट्रक आ रहा हो या कितना भी बड़ा पेड़ ही क्यों ना हो, तो वो आपको साइड मिरर में दिख जाएगा। ठीक है, और यदि आप सोचो प्लेन मिरर लगा देते तो बराबर इमेज बनता, तो पूरा ट्रक का इमेज उसमें आ पाता, पूरा बड़ी सी कोई भी गाड़ी आ रही है, कार आ रही है, पूरा इमेज नहीं दिख पाता। बट आपने कॉन्वेक्स लगाया है, इट मीन्स ये बड़े से बड़े को छोटे में कंसाइज करके आपको दिखा दे। ठीक है, चलो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था मिरर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मिरर फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा दिया है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f is focal length, v is image distance and u is object distance। ठीक है, f focal length, v image distance, u is object distance। आगे बढ़ते हैं, मैग्निफिकेशन भी पढ़ लिया था। स्फेरिकल मिरर्स का क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से रेशियो है और इसको हम डिनोट कर रहे हैं, देखो बुक में एच डैश दिया हुआ है, आप एच आई और एच ओ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा मैग्निफिकेशन रिलेटेड होता है ऑल्सो यू और वी से, तो जब यू और वी इन्वॉल्व हो जाएंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। याद रखना, क्या याद रखना है, मिरर फॉर्मूले में प्लस आता है, मिरर फॉर्मूले में प्लस आता है, लेकिन मिरर के मैग्निफिकेशन यहाँ पे माइनस आता है। वी बटे यू वाला जो है ना, वी अपॉन यू वाला, इसमें माइनस आता है। अच्छा, इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक तो ऐसा लिख सकते हैं m इज इक्वल टू एच आई अपॉन में एच ओ, और एक लिख सकते हैं m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। और जब सभी की जरूरत पड़ जाए आपको एच एच वी और यू, तो इतना इतना पूरा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, वो पूरी क्लैरिटी आ जाएगी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, ये देखो दोनों के इक्वल होता है। आगे बढ़ते हैं, अब मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशन, साइन रूल बता दिए थे ना कि कब प्लस होता है कब माइनस होता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है उसको आपको ये हॉरिजॉन्टली देखना है, हॉरिजॉन्टल देखना है ऐसे, और वर्टिकल में आपका वाई एक्सिस रहने वाला है। हॉरिजॉन्टल आपका एक्स एक्स डैश हो जाएगा और वर्टिकल आपका वाई वाई डैश हो जाएगा। अब जैसे आपकी कोई एक्सिस को आप देखते हैं कि किस तरीके से कहाँ प्लस होता है कहाँ माइनस होता है, सो टुवर्ड्स दी एक्स डैश, जब मैं इधर जा रही हूँ लेफ्ट साइड, तो क्या हो रहा है, ये प्लस रहेगा, इधर साइड आऊंगी तो माइनस रहेगा। ठीक है, ऊपर साइड जाऊंगी तो प्लस रहेगा, नीचे माइनस रहेगा। ठीक है, अब जैसे मेरा ये राइट हैंड है तो इधर राइट हैंड साइड प्लस है, इधर लेफ्ट हैंड साइड माइनस है। अपवर्ड्स अपवर्ड्स देखूंगी तो प्लस है, डाउनवर्ड्स देखूंगी तो माइनस है। अब इसको कॉन्केव और कॉन्वेक्स में लगा के देख लो, ये कॉन्केव का मैंने बनाया था आपको, थर्ड वाला जो कंडीशन है ना, जब इन्फिनिटी और सी के बीच में हम रखते हैं तो कहाँ बनता है बताओ, सी और एफ के बीच में। अब मैंने ये वाला क्यों लिया था, ये वाला मैंने इसलिए लिया था, ये इसका रीजन इज दैट कि इसमें सारी चीजें समझ में आ रही हैं आपको। इसमें देखो, बॉयज सेटल डाउन फास्ट, अभी देखो हमें इससे तीनों चीजें पता चल रही हैं, फोकल लेंथ भी, वी भी और यू भी। देखो फोकस भी इस साइड है, तो फोकस भी किस में होता है, माइनस में। अच्छा देखो ये क्या है, इमेज है ना, तो पी से लेके इमेज तक के डिस्टेंस को वी बोलते हैं, वो भी किस में है आपकी, माइनस में। और ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी इसी साइड है तो ये भी माइनस। मतलब कॉन्केव में यू वी एफ सभी किस में होते हैं, माइनस में।
और ये चीज आपको बिल्कुल इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कब, जब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स की हमने बात की थी, मैंने कौन सा वाला बनाया है, सेकेंड केस वाला बनाया है, जब इंफिनिटी और पी के बीच में कहीं पर भी रख लो। देखो फोकस भी इसी साइड का यूज हो रहा है, तो फोकस किस में होगा, प्लस में। अच्छा ये देखो वॉइस आवाज आ रही है, पे अटेंशन, ये इमेज बन रहा है, ये क्या बन रहा है, इमेज। और इमेज डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वी। मतलब वी किस में रहने वाला है, प्लस में, और एफ भी किस में रहने वाला है, प्लस में रहने वाला है। माइनस में क्या क्या है, ये ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इधर लाई कर रहा है, इट मीन्स ये आपका रहने वाला है माइनस। यू किस में रहने वाला है, माइनस, यू माइनस में रहने वाला है, और एफ और वी प्लस में रहने वाला है। ठीक है सर, आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, मिरर वाला जो पार्ट था ना वो पूरा डन हो चुका है। अब हम करेंगे कौन सा वाला पार्ट, लेंस वाला पार्ट। लेकिन अभी लेंस नहीं आएगा एकदम से, अभी पहले अपन पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। जैसे उधर पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा था, उधर पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा, तब जाके आगे बढ़े हम। अभी हम रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। जो मैंने आपको दिखाई थी ना ग्लास स्लैब वाला, अब हम पढ़ेंगे वो। ये टेबल समझा दी थी मैंने आपको लास्ट क्लास में। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो वो अपने रूल्स हैं कि कब कहाँ जाएगी तो कहाँ से आएगी, है ना। इनको तो बस बेसिकली आपको याद ही रखना है, पूरा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है कि पूरा हम बनाए उसका डायग्राम। अब आप हेडिंग कीजिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या हेडिंग कर लेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये क्या हुआ बेटा, ये पूरे 6 केसेस अपने, ठीक है, जो अपन ने पढ़े थे, ये 2 केसेस किसके पढ़े हैं, कॉन्वेक्स के। ये दोनों का कंक्लूजन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यूजेस हमने देख लिए हैं कॉन्वेक्स के और कॉन्केव के। साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स हो चुका है अपना। ये देखो ये वाला, उसके बाद हमारा ये मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन भी हो गया था। मैंने थोड़ा सा ये इसको बाद में बताया था, है ना। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, हम इसे सॉल्व करेंगे, बट हम सोच रहे हैं कि क्वेश्चन लास्ट में ही कर लेंगे सारे, ठीक है। ये भी न्यूमेरिकल ही है आपका। अब आप हेडिंग कीजिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हमारा डन हो चुका है, अब आप लिखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हेडिंग कीजिए आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसमें पहले हम बात करते हैं मीडियम के बारे में, ठीक है। बॉयज थोड़ा जल्दी से आप कर लीजिए, अभी तक कॉपी नहीं निकली है क्या बॉयज की। मेक हेडिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्विकली, फास्ट। अब रिफ्रैक्शन को समझना है, ठीक है। रिफ्लेक्शन में हमारे पास एक कंडीशन थी कि क्या होता है उसमें, मीडियम चेंज नहीं होता था। रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता था, लेकिन रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होने से ही रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। जल्दी से सेट हो जाइए, आप पीछे मत मुड़ जाना बॉय एक भी, अदरवाइज यहां बैठोगे सबसे आगे। अब सुनना ध्यान से, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, मीडियम चेंज होता है। रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं हो रहा था, जैसे एयर में आ रही थी तो वैसे ही जा रही थी, लेकिन यहाँ पर मीडियम चेंज होता है। अब मीडियम आपको समझना पड़ेगा। वैसे मैंने आपको पहले भी मीडियम के बारे में समझाया है। मीडियम जो होता है, आप बेसिकली 2 टाइप के मीडियम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक मैंने आपको बताया था रेयर मीडियम, और एक मैंने आपको बताया था डेंस मीडियम। एक हमने बात की थी रेयर मीडियम, और एक बात की थी डेंस मीडियम। जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर हो वो कौन सा मीडियम होगा, रेयर। और जिसमें पार्टिकल्स पास
पास पास हो, क्लोजली पैक्ड हो, वो कौन सा मीडियम होगा? आपका डेंस मीडियम। अब आप देखो मीडियम टू मीडियम आप चेक कर सकते हो कि कौन सा रेयर है और कौन सा डेंस है। अभी देखो इन दोनों में मीडियम यदि देखना चाहें, ऊपर एयर है, नीचे वाटर है, अब बताओ पार्टिकल्स किसमें पास होंगे, किसमें दूर होंगे? वाटर में पास होंगे, एयर में दूर होंगे। अच्छा यदि मैं आपसे बोलूं अपने हाथ को मूव करना है, एक बार एयर में और एक बार वाटर में, तो कहाँ इजीली मूव कर पाओगे? एयर में, बिकॉज पार्टिकल्स दूर दूर हैं, गैप है बीच में। बट वाटर में गैप नहीं है, पार्टिकल्स पास पास हैं, ठीक है, डेंसिटी ज्यादा है। तो देखो एयर में क्या होगा, मीडियम फिर रेयर हो जाएगा, है ना, जिसमें पार्टिकल्स पास 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 नहीं है, दूर दूर है और गैप है इनफ। और वाटर में कैसा हो जाएगा? डेंस हो जाएगा। अब आप एक चीज बताओ मुझे, जैसे हम एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, हम यदि आप राइडिंग करते हो ना, बाइक चला रहे हो आप, ठीक है, बाइक आप चला रहे हैं और जब बिल्कुल क्लियर रोड है, एकदम क्लियर रोड है, तो आप स्पीड में चलाएंगे, बेसिकली आप क्लियर रोड में स्पीड में चलाएंगे। लेकिन आगे जाके बहुत सारा क्या मिला आपको? ट्रैफिक, बहुत सारा ट्रैफिक आपको मिला है। आप ट्रैफिक में क्या आप तेज चला पाओगे? बताओ, जब वहां पे स्पेस ही नहीं होगा तो क्या आप वहां पे तेज चला सकते हैं? नो। तो कनेक्ट करो, जब मेंबर्स कम थे, पीपल कम थे, लोग कम थे, तो आप तेज चला पा रहे थे। और जब लोग ज्यादा हो गए, गैदर हो गए एक ही जगह पे, गाड़ियां बहुत सारी, तो क्या हो गया, वहां पे आपको स्पीड स्लो करनी पड़ी, करनी ही पड़ेगी, बिकॉज गैप ही नहीं है वहां पे। और एक चीज और, जब आप ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हो तो हमेशा आप छोटा रास्ता ढूंढते हो कि नहीं, कि आप कहीं से भी ऐसे आड़ा टेढ़ा करके छोटा मोटा सा रास्ता हो वहीं से निकल जाते हैं। तो सिमिलरली आप वहां जो आप राइडिंग कर रहे हो ना, उसके प्लेस पे हम यहाँ पे बात करेंगे लाइट की। अब लाइट है, लाइट आ रही है, सनलाइट मान लो, कोई से भी लाइट आ रही है। अब ये बताओ एयर से आ रही है, एयर से आ रही है, हवा से आ रही है, बिल्कुल हमारे जैसा केस है कि हम गाड़ी चला रहे हैं, एकदम साफ रास्ता है, वैसे ही आप इसको कनेक्ट करो, एयर से लाइट आ रही है, एकदम साफ रास्ता है, बहुत तेजी से आ रही है, बढ़िया अच्छे से, कोई गैप, मतलब बढ़िया गैप है, कोई भीड़ नहीं है और बहुत तेजी से आ रही है। बट जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो मीडियम चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, और आप कहाँ एंटर कर गए, जैसे आप बाइक चला रहे हो तो आपका मीडियम कैसे थे, आपका मीडियम, मतलब मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। अब आप राइडिंग कर रहे थे तो आप बिल्कुल एक स्टेज पे पहुंचे और वहां पे देखा कि आगे बहुत ही सारा ट्रैफिक है, तो वहां पे आपने अपनी स्पीड को क्या करी, स्लो, स्पीड को क्या करी, स्लो की, क्योंकि गैप ही नहीं है, निकलने का स्पेस ही नहीं है, और आप शॉर्टेस्ट वे ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, शॉर्टेस्ट वे, मतलब छोटा रास्ता, ताकि आप उस ट्रैफिक को जल्दी से पास कर पाए, वहां से निकल पाए। सिमिलरली हमारी जो लाइट रे है, ये भी क्या करेगी, अभी बहुत तेजी से स्पीड से आ रही थी, बिकॉज रास्ता साफ था, क्योंकि मीडियम हमारा रेयर था, एयर था। बट अब यहाँ पर क्या हो गया भाई, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अब गैप इनमें बहुत ही कम है, तो ये क्या करेगी, अपनी स्पीड को स्लो कर लेगी, क्या कर लेगी। अब ऐसे मान लो कि यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, नॉर्मल, क्या डाल दिया मैंने, नॉर्मल, नॉर्मल समझते हो, नॉर्मल मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, क्या डाल दिया है, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर मैंने डाला। अब आप देखोगे कि ये परपेंडिकुलर की तरफ बेंट हो जाएगी, किसकी तरफ बेंट हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंट हो जाएगी। देखो ऐसे, अभी ऐसे आ रही थी, ये ऐसे झुक जाएगी। इससे आप क्या समझे, इससे हम ये समझे कि लाइट को जाना इस वे पे था, लेकिन उसने अपना रास्ता ऐसे कर लिया और वो झुक गई, अपनी स्पीड भी स्लो कर ली, क्या क्या किया उसने, स्पीड को भी क्या कर लिया, स्लो कर लिया, और रास्ता भी क्या ढूंढ लिया, शॉर्ट। अच्छा देखो, ऐसे जाती तो लंबा रास्ता ट्रेवल करना होता, और ऐसे चले गई, बेंट हो गई, तो कम रास्ता ट्रेवल करना पड़ा। और दूसरी बात, इसने अपनी स्पीड को भी क्या कर लिया, कम कर लिया, स्लो कर लिया, ठीक है, स्पीड भी क्या हो गई इसकी,
स्लो हो गई है ड्यू टू चेंज ऑफ द मीडियम। मीडियम के चेंज होने के कारण दो चीज में चेंजेस आए, एक तो स्पीड में चेंजेस आए, स्पीड कैसे हो गई, स्लो हो गई, स्पीड कैसे हो गई, स्लो हो गई, और दूसरे इसके वे में भी चेंज आ गया, डायरेक्शन में चेंज आ गया। किस किस में चेंज आया, कि स्पीड में चेंज आया और एक डायरेक्शन भी तो चेंज हुई। मीडियम के चेंज होने के कारण इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। इसको जाना ऐसे था लेकिन ये ऐसे हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंट हो गई, नॉर्मल की तरफ झुक गई। आया समझ में? ऐसे होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसे बोलते हैं अपन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मीडियम के चेंज होने के कारण क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट विल बी चेंज, स्पीड ऑफ लाइट विल बी चेंज, मतलब स्पीड जो होगी लाइट की वो चेंज हो जाएगी, प्लस इसका डायरेक्शन जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इस फिनोमिनन को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आया समझ में? अभी हमने ये सिंपल, मैंने आपका एग्जांपल लिया था कौन सा वाला, एयर और वाटर वाला। हमारी बुक में हमें एग्जांपल दिया हुआ है ग्लास स्लैब वाला। देखो ये वाला एग्जांपल हमको दिया हुआ है, हम यही वाला कर लेंगे, ठीक है। चलो इसको हम पढ़ें क्या, चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम लिखेंगे डेफिनेशन में तो क्लियर हो जाएगा। लाइट सीम्स टू ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ्स। हमें लगता है कि जो लाइट होती है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, और एक्चुअली में करती भी है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था। आप दो पाइप्स लो, एक दो ट्यूब लेनी है, एक बिल्कुल स्ट्रेट है और एक बेंट हो गई है, तो बताओ क्या लाइट भी ट्यूब में ऐसे बेंट होके जाएगी? नो, लाइट तो सीधे जाएगी। अब ट्यूब की वॉल आ जाएगी तो वो लाइट आपको दूसरे एंड पे दिखेगी ही नहीं, और यदि ट्यूब एकदम सीधा है तो लाइट भी एकदम सीधे जाएगी। तो हमने क्या लिखा था, हमने प्रॉपर्टीज में लिख लिया था लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होती है ना वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। क्या होता है जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है। अच्छा अभी देखो, जब रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो ट्रांसपेरेंट वर्ड ही नहीं आया था। वाई? बिकॉज वो नॉन ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस से होता है ना, वो तो टकरा के वापस आ जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। बट इन दिस केस ट्रांसपेरेंट मीडियम बहुत जरूरी है। अब आप देखो ये जो मैंने एयर से वाटर का रेशो बनाया है, तो ये दोनों ही मीडियम ट्रांसपेरेंट है ना, एयर भी और वाटर भी। मतलब लाइट रे जो है वो इसमें टकरा के वापस नहीं जाएगी, टकरा के वापस नहीं जाएगी। क्या होगा उसका, ये आगे उसके पास हो जाएगी, वहां से पास हो जाएगी, दूसरे मीडियम में चले जाएगी, एंटर कर जाएगी। अच्छा एक होता है जिसमें पता है एक्चुअली में, देखो एक समझना, मैंने क्या बोला कि जब ऐसे होगा दो मीडियम क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। एक ट्रांसपेरेंट से बेटा क्या हुआ, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी तो कुछ चेंजेस होते हैं, और आगे क्या होता है वो आगे पास हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। लेकिन एक होता है TIR, क्या होता है TIR, इसको हम पढ़ेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये इन्हीं में होता है, ट्रांसपेरेंट में ही होता है। अब आप बोलोगे मैम आपने बोला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन। भले ही मीडियम ट्रांसपेरेंट हो लेकिन उसमें भी रिफ्लेक्शन हो जाता है, और वो कौन सा रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। लेकिन इस पे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। चलो अभी हम देखते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब कोई लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तब क्या होता है। तो हमें मीडियम की डेंसिटी पता होनी चाहिए कि मीडियम रेयर है या मीडियम डेंस है। ऑब्वियस सी बात है, रेयर मीडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, मतलब तेज होगी। एंड डेंसर मीडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, रेयर में कम थे तो गैप ज्यादा था तो स्पीड ऑफ लाइट तेज थी। लेकिन डेंसर मीडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हैं, क्लोज हैं, तो क्या होगा, गैप नहीं होगा, और गैप नहीं होगा तो लाइट को
लाइट जो है उसको अपनी स्पीड को स्लो करना पड़ेगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है, सो डज इट स्टिल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पथ, तो क्या ये अभी भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी? सो आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज ऑफ चेंजिंग मीडियम। चेंजिंग मीडियम के कारण लाइट जो वो स्ट्रेट जा रही थी ना, वो बेंट हो जाएगी, वो अपनी स्पीड को स्लो कर लेगी। ठीक है, और चेंज इट्स डायरेक्शन, क्या तब भी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी? ये अभी क्वेश्चन ही कर रहा है हमसे कि डज इट स्टिल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पथ, क्या ये अभी भी स्ट्रेट लाइन पथ में मूव करेगी या फिर चेंज इट्स डायरेक्शन, या अपना डायरेक्शन को क्या कर लेगी? चेंज कर लेगी। वी शैल रिकॉल सम ऑफ आवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस। चलो यहाँ पे कुछ आपको डेली लाइफ वाले एक्सपीरियंसेस दिए होंगे, जैसे कि आपने देखा भी होगा, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द बॉटम ऑफ अ टैंक और अ पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड, वो आपको थोड़ा ऊपर नजर आता है। सिमिलरली व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर द लेटर्स अपीयर रेज्ड, जब आप लेटर्स के ऊपर एक ग्लास स्लैब रखते हो तो वो आपको क्या लिखते हैं? रेज्ड लगते हैं व्हेन व्यूड थ्रू द ग्लास स्लैब। वाई डज इट हैपन? तो इसके पीछे रीजन क्या है आपका? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, हैव यू सीन अ पेंसिल पार्टली इमर्स्ड इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर, इट अपीयर्स टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस। आपको थोड़ी सी झुकी हुई और छोटी सी दिखाई देगी, आप पेंसिल डाल के देखना एक बार। ठीक है, अभी देखो आगे हम बढ़ते हैं, अब इसको हम लिख लेते हैं। चलो चलिए, अब आप हेडिंग कीजिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हेडिंग करना है आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपकी हेडिंग है, लिखिए। अब ये न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला। अब लिखेंगे द चेंज ऑफ डायरेक्शन, लिखो द चेंज ऑफ डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ लाइट। बॉयज आवाज क्यों आ रही है? द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट पासिंग passing through one transparent medium to another. One transparent देखो इधर, पे अटेंशन। द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट का चेंज होना पासिंग थ्रू वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन में क्या होता है? चेंज होता है। इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, सॉरी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब थोड़ी सी और डेफिनेशन को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, cause of refraction, the speed of light, the speed of light change when it enters, when it enters one medium to another medium.
पे अटेंशन क्लास, अब पूरा पढ़ते हैं, ठीक है। द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट पासिंग थ्रू वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट की डायरेक्शन का चेंज होना, किसमें चेंज होने के कारण, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाने के कारण लाइट का डायरेक्शन का क्या होना, चेंज होना। क्या लिखा हुआ है एक बार देखो, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का डायरेक्शन चेंज होना, कब चेंज होना, पासिंग थ्रू वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, जब वो कहां जाती है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, तो उसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के कारण और क्या चेंज होता है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्पीड ऑफ लाइट चेंज, लाइट की स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है व्हेन इट एंटर्स वन मीडियम टू अनदर। लिख लीजिए फास्ट, लिखिए। डन। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ठीक है। अब आपके बुक में ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन दिया हुआ है ना, वही रिफ्रैक्शन हम देखेंगे, ठीक है। चलो अभी ध्यान दीजिए, ये हो गया सबका लिख करके कि जब कोई लाइट रे वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो उसका डायरेक्शन और स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ड्यू टू द चेंजिंग मीडियम। अब वो कुछ भी हो सकता है, या तो डेंस टू रेयर या रेयर टू डेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम रिफ्रैक्शन करेंगे ग्लास स्लैब से, किससे, आपके बुक में जो दे रखा है, ठीक है। अब लिखो हेडिंग रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, अब इससे आपको क्या करना है, रिफ्रैक्शन करना है। अब इसमें डायग्राम बनेगा, अभी देखना ध्यान से, ठीक है। अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं लिखना है, ग्लास स्लैब से आपको रिफ्रैक्शन करना है। आपकी बुक में भी यही दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें 2 बार रिफ्रैक्शन दिया हुआ है, ध्यान देना जरा, लिखेगा कोई भी नहीं, पहले ध्यान दीजिए। दिस इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल समझते हो ना, इज अ शेप, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इससे हमें क्या करना है, रिफ्रैक्शन करना है। अब आप इसमें मीडियम्स देखेंगे, यदि हम मीडियम्स देखेंगे तो देखो मीडियम क्या दिख रहा है आपको, देखो समझो, ये ग्लास स्लैब है। अब ग्लास स्लैब के आसपास का मीडियम कैसा होगा, कैसा होगा, रेयर होगा। अब देखो एक मिनट, इसमें थी ना अपने पास ग्लास, देखो ये होती है ग्लास स्लैब, ठीक है। अब जैसे ये अपन ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, ये ग्लास स्लैब है ना। अब आप देख सकते हो ये क्या है, पूरी ट्रांसपेरेंट है, क्या मैं आर पार दिख रही हूँ आपको, इसमें आप लोग भी दिख रहे हो मुझे, ठीक है। अब ये क्या है, ग्लास स्लैब है। अब यदि मैं बोलूं इसमें 2 मीडियम की यदि मैं बात करूं तो कैसे, इसके आर पार जो है, मतलब ये कहाँ पर है, हवा में ही है ना, मेरे हाथ में है लेकिन हवा में, आप समझ लो, है ना। तो इसके आसपास का जो मीडियम है वो कैसा है, रेयर है। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हैं और गैप है उनमें। और यदि मैं इसके अंदर की बात करूं, इसके अंदर की यदि मैं बात करूं तो अंदर पार्टिकल्स पास पास हैं। अच्छा, ये एक सॉलिड है कि नहीं है, इसकी स्टेट सॉलिड है ना, और सॉलिड में जो जो भी कोई मैटर, ये मैटर ही है ना।
एवरीथिंग अराउंड इज मैटर, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, फर्स्ट चैप्टर ही है, मैटर अराउंड अस। और एक और था सेकंड वाला, इज मैटर अराउंड अस प्योर, है ना, एवरीथिंग इज मैटर। ठीक है, अभी देखो इसके अंदर की यदि मैं मीडियम की बात करूं तो ये सॉलिड है, आपको दिख रहा है, और सॉलिड के पार्टिकल्स, आपने 3 स्टेट्स पढ़ी है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं, ठीक है, गैप कम होता है, गैप कम होता है तो वो मीडियम कैसा हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। तो ऐसे ही आप समझ लो ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है। अब इसके आर पार का मीडियम कैसा, एयर है, तो इसके आर पार का मीडियम भी क्या होगा, एयर होगा, मतलब रेयर होगा। और अंदर क्या है, अंदर सॉलिड है ये, और सॉलिड है इसका मतलब मीडियम क्या होगा, डेंस होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम यदि मीडियम की बात करें तो इससे ऊपर वाला हम देखें तो यहां पर क्या है बताओ, एयर। यहां पे क्या है, एयर, बाहर एयर है। अच्छा, यहाँ नीचे भी क्या है, एयर, इसके नीचे भी एयर है, और मीडियम कौन सा आ जाएगा आपका, रेयर। ये भी क्या है आपका, रेयर। चारों तरफ देख लो, इधर उधर भी है ना। अब इसके अंदर की बात करें, अंदर है ग्लास, अंदर क्या है, ग्लास है ना, कांच है ना अंदर, और अंदर ग्लास है तो मीडियम कैसा होगा, डेंस। ये मैंने छोटा सा मीडियम लिख दिया कि अंदर का मीडियम डेंस है और ऊपर नीचे का मीडियम रेयर है, आसपास का भी, ठीक है। अब इसमें लाइट आएगी, अभी लाइट आ रही है बाहर से, एयर से ग्लास में आ रही है। इसमें 2 रिफ्रैक्शन सीखेंगे हम, 2 कैसे, एक रेयर टू डेंस और एक डेंस टू रेयर। मतलब उस लाइट को हम एयर से ग्लास में भी लाएंगे और ग्लास से एयर में भी लेके जाएंगे दोबारा से। अब मान लो, अच्छा लाइट रे को हम ब्लू कलर से बना लें, ब्लू बना लेते हैं, हाँ चलो ठीक है, ब्लू ठीक है। अभी देखो लाइट रे किसी सोर्स से आ रही है, मान लो ये आ रही है। अच्छा, जो रे आती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट। जैसे रिफ्लेक्शन में सीखा था, जो आती है उसे इंसिडेंट, और जिसका रिफ्लेक्शन होता है वो रिफ्लेक्टेड रे। अब इसमें उल्टा है, सब सीधा ही है, उल्टा कुछ भी नहीं है, बस नाम चेंज हो जाएगा। इंसिडेंट तो रहेगा ही, लेकिन वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा रिफ्रैक्टेड। ठीक है, अभी देखो मान लो ये आ रही थी, ये रे आई, ठीक है, आपको डायरेक्शन दिख रहा है। अभी देखो यहां पर हम क्या करेंगे, ये लाइट रे अच्छी खासी स्पीड से अच्छे से आ रही थी, बिकॉज वो कौन से वाले मीडियम में थे, रेयर वाले मीडियम में। अब यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ, अब वो ये मान लो आप जैसे अपन ने रिफ्लेक्शन में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बनाया था ना, तो यहाँ पर भी आप ये मान लो ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, मतलब इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है। और ये वो मीडियम है जो यहाँ पे क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, दोनों मीडियम को अलग अलग कर रहा है। अब यहाँ पर आप एक नॉर्मल डालेंगे, क्या डालेंगे, नॉर्मल। जैसे रिफ्लेक्शन में भी हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या डाला था, नॉर्मल डाला था ना, वहीं पर हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक नॉर्मल डालेंगे, मतलब कि 90 डिग्री का परपेंडिकुलर। अब देखो ऐसे स्लैब की सरफेस है तो परपेंडिकुलर ऐसे डलेगा, समझ गए ना, ऐसे डलेगा 90 डिग्री। देखो ये मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब हम इससे पता समझना इजी होगा कि परपेंडिकुलर की तरफ आ रही है या परपेंडिकुलर से दूर जा रही है। अभी देखो अब ये बहुत अच्छी स्पीड से आ रही थी, बट इसके साथ क्या हो गया कि यहाँ पे इसका मीडियम जो था वो चेंज हो गया। अब ये क्या होगी, अब यहाँ पर इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। अभी तो बहुत तेजी से चल रही थी, अब चल ही नहीं पा रही है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत सारे हैं। तो ये क्या करेगी, इसकी तरफ बेंट हो जाएगी, झुक जाएगी, और अपनी स्पीड को क्या कर लेगी, स्लो कर लेगी। तो देखो बेंट भी हो गई और स्पीड भी स्लो हो गई, तो ये बेंट हो जाएगी और स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, स्लो। ये क्या हो गई है, बेंट हो गई है, बेंट हो गई। देखो ऐसे, ये आपका नॉर्मल था, अब ये ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी ना, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ झुक गई, ऐसे जा रही थी लेकिन नॉर्मल की तरफ झुक गई। अभी देखो एक बार रिफ्रैक्शन हो गया है, कहां से कहां, एयर से ग्लास,
मतलब रेयर टू डेंस। अब दूसरी बार रिफ्रैक्शन होगा डेंस टू रेयर। अब आप ऊपर वाला भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए ऊपर वाला भूल गए हम, कुछ हुआ ही नहीं आगे, है ना। अभी हम देखो क्यों भूल रहे हैं, क्योंकि देखो अभी हमारे लिए ये इंसिडेंट थी, ये रिफ्रैक्टेड थी, लेकिन अब हमारे लिए ये इंसिडेंट हो गई, है ना। अब आप क्या मान रहे हो, अभी इसको ऊपर वाले को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो आप क्या मानोगे कि ये लाइट कहाँ से आ रही है, ग्लास से आ रही है। कहाँ से आ रही है, ग्लास से। तो ये आ रही है तो ये क्या हो गई, इंसिडेंट हो गई, और ये वाली निकलेगी तो वो रिफ्रैक्टेड हो जाएगी। मतलब ये आ रही थी लेकिन एयर से आ रही थी ग्लास में, तो इन दोनों में रिफ्रैक्शन हो रहा था। एयर से आई तो इंसिडेंट, और ग्लास में एंटर हो गई तो रिफ्रैक्टेड। अब हम क्या मान रहे हैं, अब हम ये वाली रे को नहीं देख रहे हैं ना, ऊपर वाली को, अब हम इसी को देख रहे हैं। तो ये आ रही है, और कहाँ से आ रही है, डेंस मीडियम से आ रही है। अब ये डेंस से कहाँ जाएगी, रेयर में जाएगी। डेंस से कहाँ जाएगी, एयर में जाएगी, रेयर में जाएगी। अब हम फिर से क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पर भी तो वही पॉइंट बनाना पड़ेगा ना, क्यों, क्योंकि यहाँ भी मीडियम चेंज हो रहा है रेयर से डेंस, सिमिलरली यहाँ भी तो चेंज हो रहा है डेंस से रेयर। अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक नॉर्मल बनाएंगे, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, लेकिन इस टाइम क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा था, ये नॉर्मल की तरफ झुक रही थी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी। अभी क्या हो रहा था कि ये स्लो 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 आ रही थी, बिकॉज पार्टिकल्स पास थे, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ ये इसने स्पीड बढ़ा ली, और यहाँ से तेजी से निकल जाएगी, तेजी से निकल जाएगी। तो इस बार वो नॉर्मल की तरफ झुकेगी थोड़ी ना, उसकी स्पीड स्लो थोड़ी ना करके चलेगी। इस बार वो अपनी स्पीड को क्या कर लेगी, बढ़ा लेगी, क्योंकि वो रेयर मीडियम में आ गई है। तो इस बार क्या होगा कि जब हम बाइक चला रहे हैं और आप ट्रैफिक में आ जाते हो तो आप छोटा रास्ता ढूंढते हो, तो सिमिलरली ये भी क्या करेगी, जो बड़ा रास्ता होगा उसको छोड़ के वो छोटा रास्ता ढूंढेगी। तो इसने मार्ग बदल लिया और साथ में स्पीड को भी स्लो कर लिया। अब दूसरा जो अपन देख रहे थे वो क्या था, अच्छा एक बार रिफ्रैक्शन हो गया एयर से ग्लास में, अब दूसरी बार अपन कर देंगे ग्लास से एयर में। अब ये ऊपर वाला भूल जाओ, है ना, ऊपर वाला हम भूल जाते हैं। क्यों, क्योंकि अभी हम कौन सा वाला कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं कि मान लो ये वाली रे आ रही है डेंस से, कहाँ आ रही है, रेयर में आ रही है। अब डेंस से आ रही है तो ये तो स्लो 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 आ रही है ना। अब जैसे ही जी एयर में आएगी तो अब उसे पता है कि पार्टिकल्स दूर दूर है, गैप है बीच में, तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी और तेजी से निकल जाएगी। दोनों में फर्क हो गया, ये नॉर्मल की तरफ झुक गई थी क्योंकि डेंस मीडियम में आ गई थी, स्लो स्पीड कर ली थी, और ये जैसे ही रेयर मीडियम में गई तो ये नॉर्मल से क्या हो गई, दूर हट गई। देखो यहाँ पे गैप देखो आप, ये नॉर्मल के एकदम पास आ गई है, और यहाँ पे ये नॉर्मल से क्या चले गई है, दूर चले गई है। एंगल्स क्या है, देखो ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ये भी एंगल आई है, ये भी एंगल आर है, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको I1 R1 और इसको I2 R2 लिख दिया। ये हमने रेस के नाम भी दे दिए, ये PQ, ये QR और ये RS। PQ को हम बोल देंगे इंसिडेंट रेस, क्योंकि जो आ रही है ना, इसका रिफ्रैक्शन हुआ है, तो QR को हम बोल देंगे रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा RS जो बाहर निकल गई ना, इसे हम बोलेंगे इमरजेंट रे। क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे। अब देखो I1 नॉर्मल और PQ के साथ बना है, तो PQ क्या है, इंसिडेंट। तो ये नॉर्मल और PQ के साथ जो एंगल बना है ना, ये वाला देखो, ये वाला जो एंगल बना ना I1, इसको हम क्या बोल देंगे, कौन सा वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों बोला, क्योंकि ये इंसिडेंट रे के साथ बन रहा है, I1 आई के साथ बन रहा है ना, इंसिडेंट रे जो है ना अपनी PQ उसके साथ बन रहा है। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको भी इंसिडेंस क्यों बोल रही हूँ मैं, I2 को भी, क्योंकि इसलिए क्योंकि देखो एक बार यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो इसके लिए आने वाली किरण तो यही हो गई ना, इंसिडेंस तो यही हो गई, तो हम I2 को भी बोल देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, कौन सा वाला एंगल है ये अपना ये वाली रे के साथ जो बन रहा है ना, ये और ये भी इंसिडेंस बोल रहे हैं हम इसको भी। ठीक है, अभी देखो R1 को अपन बोल लेंगे, ये इसको हम कौन सी रे मान रहे हैं, QR को हम मान रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे। Q और R को हम मान रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे, और इस रे के साथ जो एंगल बन रहा है, इस रे के साथ QR के साथ जो एंगल बन रहा है वो R1 है। तो इसीलिए हम R1 को बोल देंगे कौन सा वाला एंगल, यहाँ लिख दिया है मैंने,
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे के साथ बना है। क्यू आर कौन सी रे है हमारी, रिफ्रैक्टेड, और रिफ्रैक्टेड रे के साथ R1 हमारा बना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब एक और एंगल हमारा बच गया है R2, जो इसके साथ बन रहा है RS और नॉर्मल के साथ, ठीक है। किसके साथ बन रहा है, RS के साथ और नॉर्मल के साथ। ये बार बार क्या डिस्टर्ब हो रही है, ये देखो, ये एंगल बन रहा है किसके साथ, RS के साथ और नॉर्मल के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, अब RS को हमने कौन सी वाली रे बोला है, RS को हमने कौन सी वाली रे बोला है, देखो ध्यान से, RS को हमने बोला है इमरजेंट रे, है ना, ये रहा। RS को मैंने क्या बोला, इमरजेंट रे। तो R2 को, जो RS के साथ बन रहा है ना R2, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन पूरा। उसके बाद हमने देखा था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लॉ क्या होते हैं, द इंसिडेंट रे, फर्स्ट लॉ की हम बात करेंगे। द इंसिडेंट रे मतलब जो आ रही है ना ये वाली, ठीक है। उसके बाद बोला है द रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे मतलब कि जिसका रिफ्रैक्शन हुआ है, मतलब कि ये, ठीक है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो बनाया है ना हमने नॉर्मल, इसको भी लिखेंगे। अब देखो, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। अब नॉर्मल के लिए पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी हमको। जो नॉर्मल है वो कहां पर है, टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। दो ट्रांसपेरेंट मीडिया को अलग अलग करने वाला हमारा नॉर्मल, और वो कहां पर प्रेजेंट है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वो कहां पर प्रेजेंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये रहा आपका, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना। देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, और ये नॉर्मल क्या है आपका, टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, मतलब दोनों ट्रांसपेरेंट मीडिया को अलग अलग करने वाला नॉर्मल, जो कि कहां पर है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे है। ऑल लाई ऑन इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों ही कहां पर लाई करते हैं, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब जो नेक्स्ट वाला लॉ है ना इसका, सेकेंड वाला, वो ये है, इसको अपन बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ, ठीक है। अब ये स्नेल का नियम क्यों, क्योंकि स्नेल ने दिया था, ठीक है। अब ये क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसका रेशियो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशियो किससे करना है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। इसका रेशियो जो होता है ना वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखो, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन लाइट, फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर, जो भी गिवन कलर की लाइट है, एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब होता है स्थिरांक, स्थिरांक मतलब कि स्थिर अंक या नियत अंक, कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये सेकेंड लॉ था आपका, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ये आपका हो गया स्नेल्स का लॉ।